हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कैटेगरी ऐड करने का वर्क कर लिया था। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जिस पेज में हमने कैटेगरी को ऐड किया है वहीं पे हमें दूसरे कॉलम में कैटेगरीज को डिस्प्ले करवाना है। और उसके बाद हम एक और बनाएंगे मैनेज कैटेगरी वाला पेज, जहाँ पे हम कैटेगरीज को डिस्प्ले भी करवाएंगे और उसके अलावा हम एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी देंगे। तो जैसे ही हम किसी एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास ये फॉर्म भी आ जाएगा। ओके, जहाँ पे हम एडिट करके वहीं पे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैटेगरी डिस्प्ले करवाने वाला जो टेबल है वो बनवा दूंगा एड कैटेगरी वाले पेज पे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो लिंक्स हैं, हम जब लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट का तो अभी हमने बनाया नहीं है, बट लॉगिन करने से पहले हमें ये 4 लिंक दिखाई देते हैं, है ना। बट हम चाहते हैं कि जब हम एडमिन से लॉगिन कर लें, एडमिन से लॉगिन करने के बाद लिंक्स को हमें चेंज करना है। हम चाहते हैं कि हमारे पास लॉग आउट का लिंक आ जाए, एड कैटेगरी का लिंक आ जाए, एड ऑथर का लिंक आ जाए, इस तरीके से ड्रॉप डाउन्स आ जाए, चेंज पासवर्ड का लिंक आ जाए। तो हमें हमारे हेडर को भी अपडेट करना पड़ेगा। हेडर्स में ये सारे लिंक हमें बनाने पड़ेंगे और कंडीशन बेसिस पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लॉगिन होने के बाद मुझे ये लॉगिन साइन अप ये ऑप्शन नहीं दिखाने हैं। होम का ऑप्शन चल जाएगा, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है, हम डैशबोर्ड बना देंगे तो हम डैशबोर्ड का ऑप्शन दे देंगे। अगर होम को कॉमन रखना है तो आप होम का ऑप्शन भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो अभी आप देखो लॉगिन तो हो चुका है, हम ये डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यूआरएल में हमें डैशबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है और डैशबोर्ड का ये कंपोनेंट भी हमारे पास लोड हो चुका है। उसमें हमने हेलो के साथ जो हमारा एडमिन का नाम था लोकल स्टोरेज में वो हमने डिस्प्ले करवाया था। अब हमें लिंक्स को चेंज करना है। तो लोकल स्टोरेज में जो हमारे पास एडमिन यूज़र है, उस हम उसमें चेक करेंगे कि अगर उसमें डेटा है तो हमारे लिंक्स को चेंज कर दो। तो हम हेडर को अपडेट करते हैं हेडर डॉट JSX में जाके। अब जैसा कि हमने एडमिन 8 कैटेगरी में किया था, 8 कैटेगरी में आपने देखा था मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज से क्या निकाला था, एडमिन यूज़र को निकाला था, गेट किया था। तो वही हम हेडर के अंदर भी कर लेते हैं। ठीक है, हेडर के अंदर भी हमने ये वाली लाइन को लिख दिया। हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज जो ब्राउज़र के अंदर स्टोरेज होता है वहाँ से हमने एडमिन यूज़र को निकाल लिया। लॉगिन करते समय हमने सेट करवाया था और अभी हमने क्या कर लिया, उसको गेट कर लिया। तो एडमिन यूज़र को गेट करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं, लॉग आउट का फंक्शन, जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। अभी हमारा लॉगिन तो हो रहा है बट लॉग आउट का ऑप्शन अभी हमने नहीं दिया है। तो अब हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं और लॉग आउट करेंगे तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट करवा देंगे वापस नेविगेट। ठीक है, नेविगेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, आई थिंक मैंने ऊपर इंपोर्ट नहीं करवाया है। तो यहाँ पे मैं यूज़ नेविगेट को भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ। यूज़ नेविगेट, यूज़ नेविगेट हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम किसी दूसरे पेज पे प्रोग्रामेटिकली रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूज़ नेविगेट हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से और ये हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम रिसीव कर लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर।
हमने इसको रिसीव कर लिया नेविगेट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब नेविगेट के थ्रू हमने फंक्शन को यूज़ किया एंड इसके अंदर हमने राउट बता दिया कि हमें कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। तो मुझे एडमिन के लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करना है, और एडमिन के लॉगिन पेज का जो राउट था वो हमने, जो पाथ यहाँ पे दिया हुआ है एडमिन लॉगिन का, वो हमने कॉपी कर लिया और हेडर डॉट JSX में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे, है ना, हैंडल लॉग आउट या फिर ठीक है कुछ भी नाम दे सकते हो इसका। वैसे दो लॉग आउट हमें बनाने पड़ेंगे, एक यूज़र का लॉग आउट भी रहेगा और एक एडमिन का भी रहेगा। तो इसको सिंपल मैंने एडमिन लॉग आउट नाम दे दिया। यूज़र के लिए मैं कुछ और नाम से बना दूंगा, हैंडल यूज़र लॉग आउट। और यहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट करवाने से पहले हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में हमने जो एडमिन यूज़र वेरिएबल बना के उसमें एडमिन का नाम स्टोर करवाया था, तो उसको हम डिलीट करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब लॉगिन करते हो तो सेट आइटम के थ्रू लोकल स्टोरेज में एडमिन का कुछ आपने डेटा स्टोर करवा दिया, और लॉग आउट करते समय आपने उसको रिमूव कर दिया, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। तो इस डेटा से हमें पता चल पाएगा कि यूज़र अभी भी लॉग्ड इन है या लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जब हम लॉग आउट करवा दें तो हमारा काम है इसको रिमूव करवा देना, और जब लॉगिन करेंगे तो हमें सेट करवाना है। और बाकी जिस भी पेज में हमें अथेंटिकेशन चेक करना रहेगा तो हम गेट आइटम से एडमिन का जो डेटा है वो निकाल के हम चेक कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये लॉग आउट का फंक्शन हो गया। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा स्क्रीन का साइज छोटा करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये देखो, ये सब लिंक्स हमने बनाए थे, होम का लिंक था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सारे हमारे लिंक थे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो अब हम कुछ लिंक्स बना लेते हैं जो एडमिन स्पेसिफिक रहेंगे, मतलब वो एडमिन को ही डिस्प्ले होंगे। तो अब लिंक्स एडमिन को ही डिस्प्ले हों तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन हम कंडीशनल रेंडरिंग हमें करवाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कर्ली ब्रैकेट्स को, और जो हमारे लोकल स्टोरेज में एडमिन यूज़र है, ठीक है, अगर लोकल स्टोरेज के अंदर एडमिन यूज़र नाम के वेरिएबल में डेटा होगा तो वो एडमिन यूज़र नाम के वेरिएबल में हमें रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर इसके अंदर डेटा है, मतलब लोकल स्टोरेज से अगर मुझे डेटा मिला है, मतलब एडमिन लॉग्ड इन है, और एडमिन लॉग्ड इन है तो मुझे एडमिन वाले लिंक्स उसको दिखाने हैं। ठीक है, तभी उसको हमें एडमिन वाले लिंक्स को रेंडर करवाना है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल रेंडरिंग कर दी। अब मैं इसके अंदर वो सारे लिंक्स बना दूंगा जो मुझे एडमिन के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लिया, क्योंकि रिएक्ट क्या बोलता है कि आप जो चाइल्ड, मतलब जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप एल आई बनाओगे तो मल्टीपल एल आई बनाएंगे, तो इस तरीके से हम एक एल आई रिटर्न करेंगे तो कोई इधर नहीं आएगी। बट अगर हम दो एल आई जैसे ही रिटर्न करेंगे तो हमें ये एरर दे देगा, क्योंकि हम सिबलिंग्स को, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को, ये दो एल आई हैं अलग अलग, उनको ऐसे रिटर्न नहीं करवा सकते, है ना। हमें एक एलिमेंट को रिटर्न करना है, बाकी सब उसके अंदर होने चाहिए, है ना। मतलब एक पेरेंट टेक जरूरी है। आप चाहो तो एक डिव के अंदर रख लो या किसी भी एक टेक के अंदर रख लो। तो अगर आपको किसी टेक के अंदर नहीं रखना है तो एटलीस्ट आप एक
क्या लगा सकते हो, रिएक्ट फ्रेगमेंट जो ब्लैंक टैग होता है उसको यूज़ कर सकते हो। अब आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स रिटर्न करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने एक पेरेंट टैग बना दिया। तो या तो आप डिव बना लो, बट यहाँ तो डिव की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक ब्लैंक टैग रख दिया। रिएक्ट हमें जो प्रोवाइड करता है रिएक्ट फ्रेगमेंट, उसको यूज़ कर लिया। ओके, तो इस एल के अंदर सबसे पहले देखो मैंने दे दिया एडमिन का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के लिए हम हमारा लिंक क्या था हम देख लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड वाला राउट था। ठीक है, डैशबोर्ड वाले राउट को मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे भी दे देते हैं इज़ एक्टिव। इज़ एक्टिव का भी मैंने यूज़ किया था ना। इज़ एक्टिव यहाँ पे नहीं लगाया था कि लॉगिन वाले में भी। अच्छा, लॉगिन का डिज़ाइन मैंने थोड़ा अलग रखा था। ओके, तो यहाँ तो मुझे नॉर्मल वाला, यहाँ पे मुझे कोई बटन वगैरह नहीं चाहिए, नॉर्मल लिंक चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बटन हटा के बटन की जगह क्या लगा दिया, नेव लिंक लगा दिया, क्लास नेम नेव लिंक। और इज एक्टिव में हम क्या करेंगे, ये राउट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मैंने पाथ यहाँ पे दे दिया जो हमारे एडमिन डैशबोर्ड का था। अब इसको अगर देखें, आइकॉन भी चेंज कर देते हैं। इसका आइकॉन हम क्या रख देते हैं, एफ ए सॉलिड एफ ए गेज, एफ ए सॉलिड एफ ए गेज, एफ ए गेज हाई। तो ये मैंने आइकॉन दे दिया। तो ये आप देख रहे हो डैशबोर्ड यहाँ पे आ रहा है, और ये ब्लू कलर का आ रहा है क्योंकि अभी हम इस वाले राउट पे हैं। ठीक है, आप राउट बोलते हो रूट बोलते हो, ये प्रोनाउंसिएशन है आपका अलग अलग। तो मैं राउट बोलता हूँ। तो ये इस राउट पे अगर मैं हूँ, तो इस रूट पे अगर मैं हूँ, तो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड को ब्लू दिखा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, ये इज एक्टिव ऑलरेडी हमने ऊपर बनाया हुआ है, आपने देखा होगा सेकंड वीडियो लेक्चर में, आई थिंक हमने किया था सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे लिंक्स बना देंगे। हम्म, अभी हमें जिन जिस जिस की ज़रूरत है वो बना लेते हैं, या फिर सारे ही बना लेते हैं। लाइक डैशबोर्ड हो गया, डैशबोर्ड के अलावा मेरे पास हो जाएगा कैटेगरीज़ का। कैटेगरीज़ के लिए तो मुझे ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एल आई का यूज़ करता हूँ, और नेव आइटम और ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन क्लास यूज़ करते हैं। तो हमने एक क्लास यहाँ पे यूज़ कर ली ड्रॉप डाउन। अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आया। ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन के लिए हमें एक बटन देना पड़ेगा। तो इस एल आई के अंदर ये सब मैंने अभी हटा दिया। ये लिंक हटा दिया मैंने। लिंक हटा के मैंने यहाँ पे एक बटन यूज़ कर लिया। बटन टैग ओपन किया, क्लोज किया, और बटन के अंदर मैंने क्लास नेम यूज़ कर लिया, क्लास नेम। ठीक है, सभी जगह आप क्लास नेम लिख देना, जहाँ जहाँ क्लास लिखा हुआ है वहाँ पे भी आप क्लास नेम कर देना। बटन ओपन, बटन क्लोज। बटन के अंदर में ये क्या आ रहा है, ये लिंक मैंने हटाया नहीं क्या। ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्लास नेम में मैंने यूज़ कर लिया नेव लिंक। नेव लिंक और ड्रॉप डाउन टोगल। ठीक है, ये क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की। अ, और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया बटन लिंक। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारे पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा।
बट अभी ये प्रॉपर नहीं आ रहा। एल आई ओपन, एल आई क्लोज, बटन, बटन लिंक, और बटन पे आप लिख दोगे, बटन के अंदर आप लिख दोगे कैटेगरीज। इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसके अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैटेगरीज। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया कैटेगरीज। एंड यहाँ पे हमने आइकॉन आइकॉन चेंज कर देते हैं। लाइक हमने यूज़ कर लिया एफ ए सॉलिड, एफ ए लेयर। मैंने आइकॉन चेंज कर दिया एफ ए सॉलिड, एफ ए लेयर ग्रुप, एफ ए सॉलिड, एफ ए लेयर ग्रुप। तो ये हमारा आइकॉन इस तरीके से आ गया कैटेगरीज का, बुक की जो अलग अलग कैटेगरीज रहेंगी। तो एफ ए सॉलिड, एफ ए लेयर ग्रुप का यूज़ कर लिया। एंड उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन हमारा वर्क करे, तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, डेटा बी एस टोगल। डेटा बी एस टोगल, तभी हमारा वो ड्रॉप डाउन का जो आइकॉन है वो काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप दोगे डेटा बी एस टोगल में ड्रॉप डाउन। एंड उसके बाद आप इस एल आई के अंदर आपने बटन बनाया, और इसी के अंदर आप क्या बनाओगे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाओगे। ठीक है, इसको हम कॉपी भी कर सकते थे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे ये कोड मिल जाता है। क्लास नेम, क्लास नेम के अंदर मैंने कर दिया ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो एक हम बना लेंगे, तो बाकी के लिए हम कॉपी कर लेंगे उसको इजीली। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड। अब इसके अंदर आपको जितने भी लिंक्स बनाने हो ड्रॉप डाउन में, उसके लिए आप क्या करोगे, एल आई यूज़ करोगे। तो हमने पहला एल आई यूज़ कर लिया लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर हम इसी तरीके से लिंक दे देंगे। तो ये पहला लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये इस तरीके से लिंक आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड उसके बाद ये हमने लिंक दिया। लिंक में हम अभी ये चेंज कर देंगे, अभी मैंने डैशबोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कैटेगरी वाला लिंक देना है। तो एप डॉट जे एस एक्स में देख लेता हूँ, जो एड कैटेगरी का मेरा राउट था वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एड कैटेगरी का जो राउट था वो मैंने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ भी दे दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया एड कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे हम नेव आइटम ना लगा के नेव, एक काम करते हैं। ठीक है, नेव आइटम भी ठीक है। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये हमने एक लिंक दे दिया। आइकॉन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लाइक एफ ए सॉलिड, एफ ए प्लस का यूज़ कर लेता हूँ। और ये हमारा एक लिंक हो गया। इसी तरीके से इसको कॉपी करके एक और लिंक बना लेते हैं, एल आई। इसको कॉपी करके हम इसमें एक और क्लास लगा देते हैं, ताकि ये थोड़ा ड्रॉप डाउन का स्टाइल थोड़ा सा सही हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सिंपल प्रोवाइड कर देता हूँ, इतना सब ना लगा के। यहाँ मैंने दे दिया क्लास नेम दे दिया ड्रॉप डाउन आइटम। यहाँ मैंने क्लास यूज़ कर लिया ड्रॉप डाउन आइटम, एंड टू के अंदर टू ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है। ठीक है,
अब ये थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से आ रहा है। लिंक एल आई के अंदर लिंक क्लास नेम दे दिया, ड्रॉप डाउन आइटम और टू दे दिया, फिर आइकॉन यूज़ करके हमने ये 8 कैटेगरी लिख दिया, लिंक को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब इसी तरीके से हम एक और लिंक बना लेंगे। एक हो जाएगा हमारा 8 कैटेगरी का और दूसरा हो जाएगा मैनेज कैटेगरी का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैनेज कैटेगरी। ओके, एंड यहाँ पे अभी हमने इस पेज को बनाया नहीं है मैनेज कैटेगरी को, तो जब हम बनाएंगे तो उसका राउट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आइकॉन हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया एफ ए लिस्ट। ठीक है, तो ये दो आ जाएंगे, 8 कैटेगरी और मैनेज कैटेगरी। अब 8 कैटेगरी पे क्लिक किया तो ये हमारा 8 कैटेगरी का पेज आ गया। अभी यहाँ पे ये इधर डिस्प्ले हो रही है क्योंकि हमने उस एपीआई को बनाया नहीं है। जो हमारे पास कैटेगरीज को फैच करने वाला जो एपीआई है वो हमें बनाना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपने देखा लिंक्स आपके चेंज होने लगे हैं। ठीक है, बट ये एडमिन लॉगिन और ये सब नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, इसके लिए भी हम कुछ कंडीशन लगा सकते हैं। हम्म, जब हमारा लॉगिन नहीं है तो हमें, जब लॉगिन हो चुका है तो ये एडमिन लॉगिन और होम यूज़र साइन अप यूज़र लॉगिन ये सब नहीं आना चाहिए। हमें डैशबोर्ड दिखना चाहिए और कैटेगरीज दिखना चाहिए, ऑथर दिखना चाहिए, चेंज पासवर्ड लॉग आउट, इस तरीके से ऑप्शन आने चाहिए, एडमिन स्पेसिफिक ऑप्शन आने चाहिए। तो उसकी कंडीशन तो मैंने लगा दी कि एडमिन स्पेसिफिक लिंक्स जो रहेंगे वो जब एडमिन यूज़र अवेलेबल होगा तभी रेंडर होंगे। बट जब एडमिन यूज़र अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी तो मुझे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। यहाँ पे तो कुछ कंडीशन है नहीं। तो ये जो हमारे पब्लिक लिंक्स हैं उन पे भी हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, इस कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको किस तरीके से लगा दिया। यहाँ मैंने बोला इफ़, यहाँ मैंने बोला नॉट एडमिन यूज़र। अगर एडमिन यूज़र नहीं है तो मुझे, है ना, मतलब एडमिन यूज़र अगर नहीं मिलता है, अगर लोकल स्टोरेज में हमें डेटा नहीं मिला तब हमें ये दिखाना है। ओके, इसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी हमें ये रेड लाइंस आ रही हैं क्योंकि ये मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी एल आई हैं इस कंडीशन के अंदर, इन सबको रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है। एक बार आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर लॉगिन नहीं है, अगर एडमिन यूज़र नहीं मिलता है तो हमें ये सारे लिंक्स दिखाने हैं, होम का, यूज़र लॉगिन का, यूज़र साइनअप का और एडमिन लॉगिन का। और अगर एडमिन लॉग्ड इन है तो हमें ये दिखाना है, डैशबोर्ड, कैटेगरीज, ऑथर, चेंज पासवर्ड, बुक्स वगैरह ये सब ऑप्शन आएंगे। तो अब देखो एडमिन तो लॉग्ड इन है, एडमिन लॉगिन हो चुका है तो होम वगैरह वो सब हट गया, है ना। तो ये आपको समझ में आया। अब सिमिलरली दूसरे लिंक्स प्रोवाइड कर देते हैं। हेडर को एक काम करते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कैटेगरीज के लिए ड्रॉप डाउन बनाया, ये ड्रॉप डाउन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन का कोड था, इसको मैंने कॉपी कर लिया और एक और ड्रॉप डाउन बना दिया। अब मैंने बना दिया किसके लिए, ऑथर के लिए। एडमिन जो है
ऑथर को भी ऐड कर सकता है, जो बुक के ऑथर होते हैं उनको ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑथर्स, और यहाँ दे दिया ऐड ऑथर, और यहाँ दे दिया मैनेज ऑथर। ठीक है, ऐड ऑथर और मैनेज ऑथर। कोई भी क्लास आपको समझ में ना आए तो उसको हटा के आप देख सकते हो क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आइकॉन्स चेंज कर देते हैं। एड ऑथर के लिए ऑथर के लिए मैं क्या करता हूँ, एफ ए यूज़र पेन का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एफ ए यूज़र पेन। एंड मैनेज ऑथर के लिए एक काम करता हूँ, अच्छा एक आइकॉन हम यहाँ भी अच्छा यहाँ भी आइकॉन दिया हुआ है ना, यहाँ लगा देते हैं ये वाला आइकॉन। एफ ए यूज़र पेन वाला मैंने यहाँ दे दिया, और एड ऑथर में मैंने दे दिया, एड ऑथर में मैंने वही प्लस वाला रख दिया, और मैनेज वाले में एफ ए लिस्ट का रख दिया। ठीक है, अब तीसरा हम बना लेते हैं बुक्स को ऐड करने का और बुक्स को मैनेज करने का। तो इस एल आई को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन को। ये जो एल आई वाला टैग है वो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे दे दिया मैंने बुक्स। बुक्स लिखा, और आइकॉन में चेंज कर देता हूँ, बुक्स से रिलेटेड मैंने दे दिया एफ ए बुक्स। ओके, एड ऑथर में, एड ऑथर नहीं, यहाँ पे आ जाएगा एड बुक, उसके बाद मैनेज बुक, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक और दे दूँगा, एड बुक हो गया, मैनेज बुक हो गया। अब क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं रहेगा ऊपर, तो यहाँ पे ये स्पेस क्यों आ रहा है, अच्छा वो एंड किया था मैंने इसीलिए, है ना, ड्रॉप डाउन एंड किया था शायद, इसीलिए ये एंड में जा रहा है मे बी। ठीक है, बुक्स हो गया, एड बुक, मैनेज बुक, और इसके अंदर मैं एक और ऑप्शन दे दूंगा, यहाँ मैं दे दूंगा इश्यूड बुक्स। एडमिन देख सकता है जो भी बुक्स इश्यू हुई हैं, मतलब जो स्टूडेंट को हम दे चुके हैं, इशू कर चुके हैं, तो वो बुक्स का लिस्ट अगर मुझे देखना है तो वो हमें इस वाले पेज पे दिखेगा, इशूड बुक्स वाले पेज पे। अब ये सब लिंक्स हम बनाते जाएंगे तो हम प्रोवाइड करते जाएंगे, ये सब राउट हम प्रोवाइड कर बनाते जाएंगे तो हम प्रोवाइड करते जाएंगे। आइकॉन हम यहाँ पे दे देते हैं एफ ए सॉलिड, एफ ए एरो, एफ ए एरो राइट, एफ ए एरो राइट, एरो लेफ्ट, एफ ए एरो राइट, एरो लेफ्ट। तो ये आइकॉन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, राइट एरो लेफ्ट एरो दोनों आ गया इसमें। ये स्पेस कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, स्पेस क्यों आ रहा है? मार्जिन एंड से 1। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो इसको हम चेक करेंगे, बट पहले हम बाकी सारे लिंक्स बना लेंगे। अब बाकी जो लिंक्स रहेंगे वो ड्रॉप डाउन वाले नहीं रहेंगे,
सिंपल लिंक्स रहेंगे बिना ड्रॉप डाउन के। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या डैशबोर्ड वाला कॉपी कर लेता हूँ। डैशबोर्ड वाला लिंक मैंने कॉपी कर लिया, और बुक्स के बाद, बुक्स वाले ड्रॉप डाउन के बाद मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया किसको, इश्यू बुक को। अगर किसी स्टूडेंट को बुक इश्यू करना है तो उसके लिए हमारा एक पेज रहेगा, वहाँ पे रिडायरेक्ट करने के लिए हमारा ये लिंक रहेगा। ठीक है, तो ये इश्यू बुक आ गया। यहाँ देखना पड़ेगा ये स्पेस क्यों आ रहा है। LI न्यू आइटम इश्यू बुक, आइकॉन चेंज कर देते हैं इसके लिए FA राइट, FA राइट फ्रॉम। आपके ऊपर है, आप जो भी आइकॉन्स यूज़ करना चाहते हो। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फोंटोसम आइकॉन्स, FA राइट फ्रॉम ब्रैकेट, और फोंटोसम की वेबसाइट पे जाके भी आप आइकॉन्स देख सकते हो। हम्म, हम्म, ठीक है, इश्यू बुक हो गया। अगर किसी लिंक को थोड़ा सा चेंज करना है, बटन वटन के स्टाइल में देना है, तो वो आप दे सकते हो। इश्यू बुक होने के बाद हम प्रोवाइड कर देते हैं चेंज पासवर्ड का, और नहीं, एक स्टूडेंट का भी बचा हुआ है, एक स्टूडेंट का दे देते हैं पहले। इश्यू बुक और उसके बाद स्टूडेंट्स। एडमिन जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को देख सकता है, तो इसके लिए आइकॉन में यूज़ कर लेता हूँ FA सॉलिड FA यूज़र्स। एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा चेंज पासवर्ड का। तो यहाँ मैंने दे दिया चेंज पासवर्ड, और लास्ट में दे देता हूँ लॉग आउट का। चेंज पासवर्ड के लिए आइकॉन में यूज़ कर लेता हूँ FA की, FA सॉलिड FA की। और लास्ट हमारा रहेगा लॉग आउट का। तो लॉग आउट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, लॉग आउट के लिए हम चाहें तो बटन भी बना सकते हैं। सिंपल रखना हो तो सिंपल रख सकते हो, या फिर आपको बटन वगैरह का स्टाइल देना है तो वो भी दे सकते हो। जैसे बटन तो वैसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक हमने बनाया है, बट हमें फंक्शन को कॉल करना है ना। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बटन यूज़ कर लेता हूँ लिंक की जगह। तो मैंने बटन टेक को ओपन किया, बटन को क्लोज़ किया, और यहाँ पे क्लास नेम दे दिया, ये सब मैंने हटा दिया। मुझे बटन वाला स्टाइल यहाँ पे देना है, तो बटन बटन आउटलाइन, बटन आउटलाइन डेंजर कर दिया ताकि रेड बटन आए हमारे पास। ठीक है, बटन आउटलाइन डेंजर, और यहाँ पे नेव आइटम। उसके अलावा बटन को थोड़ा सा छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हो, बट बड़ा ही ठीक लग रहा है, छोटे में सही नहीं आ रहा। बटन डेंजर कर दिया। आइकॉन चेंज कर देता हूँ, मैं आइकॉन दे देता हूँ FA राइट, FA राइट फ्रॉम ब्रैकेट, राइट फ्रॉम ब्रैकेट, FA राइट फ्रॉम ब्रैकेट आइकॉन का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बटन पे, बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे
लॉग आउट करवाने वाला जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया था उसको मुझे कॉल करना है। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैंने दे दिया हैंडल लॉग आउट। ऑन क्लिक पे मैंने लगा दिया हैंडल लॉग आउट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये लॉग आउट हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, लॉग आउट हो गया। तो हमें ये सब लिंक्स दिख रहे हैं, होम, यूज़र लॉगिन, यूज़र साइन अप, एडमिन लॉगिन। क्योंकि हमारा जो एडमिन यूज़र नाम का वेरिएबल था लोकल स्टोरेज के अंदर, वो रिमूव हो गया। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। रिमूव होने के बाद उसको यहाँ पे ये वाली कंडीशन इस बार ट्रू हो जाएगी, एडमिन यूज़र नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हमें ये सब दिख जाएगा, होम, यूज़र लॉगिन, यूज़र साइन अप, एडमिन लॉगिन। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर वापस सेव करवा दिया हमारे एडमिन यूज़र को। तो हमारे लिंक्स फिर से चेंज हो गए, क्योंकि इस बार ये कंडीशन गलत हो गई और नीचे वाली कंडीशन सही हो गई, ये वाली एडमिन यूज़र उसको मिल गया। मिल गया तो हमारे लिंक्स चेंज हो गए। ये बस स्पेस क्यों आ रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। हम्म, ठीक है, डैशबोर्ड सही है, कैटेगरीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? कैटेगरीज के बाद ऑथर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर यहाँ हमने किया तो कुछ तो अभी मिसिंग होगा। आई टेक के अंदर बुक्स लिखा, बाहर बुक्स लिखा। आप कमेंट करके बताओ अगर आपको क्या दिख रहा है, ये स्पेस क्यों आ रहा है ना। अदरवाइज मैं चेक करूँगा उसको आराम से बैठ के, या फिर जीपीटी के पास हमें कोड देना पड़ेगा कि कहाँ से वो स्पेस आ रहा है। ओके, ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये एल आई मैंने इशू बुक, इशू बुक, हाँ ये हमने बाहर लिख दिया है ना इसको। नहीं, ये भी ठीक है। यहाँ पे 3 लिंक देने थे तो ये मैंने इसके अंदर दे दिए, ठीक है ये भी। हम्म, ठीक है, चलो इसको चेक करेंगे अपन। अब पहले हम क्या करते हैं, कैटेगरीज में आके यहाँ पे इसको सही करते हैं। ये फेल्ड टू लोड कैटेगरीज आ रहा है तो इसको सही करना है। तो इसके लिए हम जाते हैं एड कैटेगरी पर, और एड कैटेगरी पे आपने ये फैच कैटेगरीज फंक्शन बनाया था। यहाँ पे आपने एक एपीआई को, एपीआई पे आपने रिक्वेस्ट भेजा है, ये आपने एंड पॉइंट यहाँ बताया है। तो ये जो एपीआई एंड पॉइंट है ये हमें बनाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं urls डॉट पी वाई में, और इस एपीआई को, इस एंड पॉइंट को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो यूआरएल है वो हमने दे दिया, और इस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो हमने यहाँ पे बता दिया। तो फंक्शन का नाम आपको जो भी देना हो, तो मान लो मैंने नाम दे दिया लिस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज, लिस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज। मैं चाहता तो एड के अंदर दोनों काम कर सकता था। एड के अंदर में डेटा इंसर्ट भी करवा लेता और डेटा फैच भी कर लेता, बट मैंने नहीं किया क्योंकि अभी कई बार हमें ज़रूरत पड़ सकती है आगे, जब हमें केवल कैटेगरीज को फैच करना रहेगा। तो बार बार हम एड कैटेगरी को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम इंसर्ट का काम भी होगा या फिर फैच वाला काम भी होगा, तो वो सही नहीं लगेगा। तो हमने इसका इंडिविजुअल बना लेते हैं, अलग बना लेते हैं लिस्ट कैटेगरीज का। तो मैंने यहाँ पे बना लिया लिस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज, ये हमने फंक्शन का नाम दे दिया।
तो ये फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज। लिस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज। और हमें क्या करना है, डेटा रीड करना है। ठीक है, डेटा गेट करना है, रीड करना है। तो यहाँ पे आप गेट का यूज़ करोगे। आपको यहाँ भी ध्यान देना है, जब डेटा रीड करते हो तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखा है, एक्सीओस डॉट गेट लगाया है। मतलब डेटा इंसर्ट वगैरह नहीं करना हमें, हमें तो अभी डेटा रीड करके लाना है डेटाबेस से। तो गेट का यूज़ किया और यहाँ पे हमें कोई फॉर्म वगैरह से डेटा नहीं मिलेगा, ये सब हटा दिया। हमें तो डेटाबेस से डेटा निकालना है। जो भी कैटेगरीज हमने इंसर्ट की थी वो हमें डिस्प्ले करवाना है, सारी की सारी कैटेगरीज। तो हमने लिखा कैटेगरीज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारा का सारा डेटा निकाल लो। ऑल मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे हमने निकाल लिए, जितने भी कैटेगरी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको निकाल लिया। और आप चाहो तो इनको ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर बाय से क्या होगा, वो जो लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया होगा वो सबसे पहले दिखेगा। तो ऑर्डर बाय के अंदर मैंने दे दिया -id और यहाँ दे दिया कैटेगरीज। तो जितने भी कैटेगरीज होंगे वो सारे हमारे पास आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो लास्ट इंसर्ट किया होगा वो पहले आएगा और जो सबसे पहले इंसर्ट किया होगा वो सबसे आखिरी में आएगा। तो सारी की सारी कैटेगरीज हमारे पास आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। माइनस लगा, अगर आप ऑर्डर बाय लगा के माइनस में निकाल लेते हो तो आपका डिसेंडिंग में आता है। और आईडी कॉलम सभी के अंदर होता है, वो लास्ट रिकॉर्ड जो रहेगा उसका आईडी तो ज़्यादा ही रहेगा, तो इसीलिए माइनस कर दिया। तो सबसे बड़ी आईडी पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अप टू सोन सबसे छोटी। तो कैटेगरीज के अंदर सारा डेटा आ गया। बट आपको पता है कि हमें फ्रंट एंड पे जब डेटा भेजना होता है तो हमें जेसन के फॉर्म में भेजना है। ये हमारे पास जो डेटा आया है वो क्वेरी सेट के फॉर्म में है। तो हमने सीरियलाइज़र ऑलरेडी बना दिया था जो कि हमारे क्वेरी सेट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सीरियलाइज़र डॉट पी वाई फाइल बनाई थी हमने, सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई, नाम यही रखना, नाम आपको यही रखना है, सीरियलाइजर्स डॉट पी वाई। और यहाँ पे हमने कैटेगरी मॉडल बता दिया था और ये सारी फील्ड्स हमने बता दी थी जो रिस्पॉन्स में देना है हमें। तो इसका काम है कैटेगरी मॉडल को जेसन में कन्वर्ट करना। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी सीरियलाइज़र को यूज़ किया और जितनी भी हमारी कैटेगरीज डेटाबेस से सर्च होके आई होंगी, जितनी भी हमने इंसर्ट की होंगी बुक्स की जो कैटेगरीज होंगी, तो मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं क्योंकि मैंने ऑल लगाया है। तो एक रिकॉर्ड होगा डेटाबेस में तो एक आएगा, एक भी नहीं होगा तो एक भी नहीं आएगा, लेकिन मल्टीपल भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो जितना भी डेटा हो सबको हमें कन्वर्ट करना है। तो मेनी इक्वल टू ट्रू लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, सबको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का काम है सीरियलाइज़र का। तो सीरियलाइज़र से कन्वर्ट होके हमारे पास डेटा आ जाएगा सीरियलाइज़र के अंदर और वो डेटा हमें रिस्पॉन्स में देना है। तो वो सारा का सारा जो कैटेगरी लिस्ट है वो हम प्रोवाइड कर देंगे इस तरीके से, सीरियलाइज़र डॉट डेटा लिख के। हालांकि इतना सब यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। सिंपल यहाँ पे हमने दे दिया स्टेटस, इसको भी हटा दिया। यहाँ रिस्पॉन्स में हमने क्या दे दिया, एक तो स्टेटस दे दिया, कौन सा, 200 वाला। आप यहाँ पे लिखोगे जैसे ही डॉट लगाओगे
तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे HTTP। तो मैंने 200 दे दिया। 200 का मतलब होता है ओके, मतलब सब कुछ हमारा सही रहा। 201 हम यूज़ करते हैं जब क्रिएट होता है, जब हम इंसर्ट करते हैं रिसोर्स हमारा क्रिएट हुआ तो 201 यूज़ करते हैं। और यहाँ पे तो हमें डेटा रीड करना है तो हमने 200 लिख दिया। ठीक है, स्टेटस दे दिया। और आप चाहो तो नंबर भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल 200 भी लिख सकते हो इसकी जगह, जो कि हमने अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर किया था, बट यहाँ पे मैं आपको ये वाला तरीका भी बता रहा हूँ। और अब मैंने कहा कि सारा का सारा जो डेटा है वो सीरियलाइज़र के अंदर है। वो आपको कैसे मिलेगा? सीरियलाइज़र डॉट डेटा लिख के आप लिखोगे सीरियलाइज़र डॉट डेटा। तो अब वो आई थिंक एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब वो एरर तो नहीं आ रहा एटलीस्ट, है ना। कैटेगरी ऐड करते हैं। मैंने नोवेल लिखा, क्रिएट कर दिया, कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड, कैटेगरी क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 201 192, मतलब कैटेगरी हमारा क्रिएट हो रहा है। और ये भी 200 आ रहा है, 200 ज़ीरो। ओके, लिस्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज रिक्वेस्ट कॉलन। ठीक है, गेट लगाया। गेट का मतलब है कि ये जो हमारा एपीआई है वो केवल गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तो सब कुछ सही है। रिटर्न रेस्पॉन्स सीरियलाइजर डॉट डेटा, स्टेटस दे दिया 200। ओके। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे। तो हमें जो भी रिस्पॉन्स मिला वो इसके अंदर रिसीव हुआ, ये हमने सेट करवा दिया। सेट करवा दिया तो हमारा डेटा कैटेगरीज के अंदर चले जाएगा। सेटर फंक्शन से हमने जो रिस्पॉन्स आया था उसको यहाँ पे सेट करवा दिया। फिर यहाँ पे हमने फेल्ड टू लोड कैटेगरीज वाला मैसेज दिया है। अगर हमारा यहाँ पे एपीआई वगैरह बना हुआ नहीं होगा या अनसक्सेसफुल वाला रिस्पॉन्स आएगा तो हमारा केच वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हैंडल सबमिट, ये तो हमारा हो गया था। ठीक है, अब नीचे आते हैं और हम क्या करते हैं, ये देखो एक कॉलम में आपने ये दिखा दिया, ये फॉर्म बना दिया। अब दूसरे कॉलम में हमें क्या करना है, ये हमने डिव बनाया था। ठीक है, ये हमने डिव बनाया था, उसमें रो था, रो के अंदर ये कॉलम था, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था। और इस 5 साइज का जो कॉलम था उसमें हमने ये पूरा फॉर्म बनाया था। अब दूसरा जो हमारा कॉलम था ये वाला, इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हमें एक टेबल बनाना है। तो हम पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कार्ड कार्ड लेआउट में यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ इस वाले कॉलम के लिए। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने ये कार्ड लेआउट बना लिया, डिव ओपन हुआ, एक डिव और लगाना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कार्ड बॉर्डर 0 शेडो स्मॉल राउंडेड 4, और यहाँ दे दिया कार्ड बॉडी पैडिंग 4। तो ये कार्ड इस तरीके से आ गया। और इसके अंदर मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, हेडिंग 6।
हेडिंग 6 को यूज़ कर लिया, सबसे छोटी हेडिंग, और क्लास यहाँ पे लिख दिया। क्लास नेम मैंने यूज़ कर लिया फॉन्ट वेट बोल्ड। फॉन्ट वेट को मैंने सेमी बोल्ड कर दिया, सेमी बोल्ड। और मार्जिन दे दिया बॉटम से 3। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखा दिया एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, ताकि साइड बाय साइड यूज़र को दिखता रहे कि ये कैटेगरीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग कैटेगरीज। और ये तो हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद हमने यहाँ पे लगा दी एक कंडीशन कि कैटेगरीज में डेटा है या नहीं है। तो मैंने लिखा कैटेगरीज डॉट लेंथ, कैटेगरीज डॉट लेंथ अगर इक्वल है किसके, 0 के। ठीक है, अगर कैटेगरीज के अंदर कोई डेटा नहीं आया, मतलब डेटाबेस में कोई कैटेगरी अगर नहीं है, तो हमें क्या करना है वो हम क्वेश्चन मार्क के बाद करेंगे। और अगर कैटेगरीज के अंदर डेटा है, तब हमें कैटेगरीज को दिखाना है, वो हम कॉलन के बाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, डेटा डिस्प्ले करवाने वाला काम करेंगे। और यहाँ अगर डेटा नहीं है तो क्या मैसेज देना है वो लिखेंगे। तो अगर डेटा नहीं है, कैटेगरीज अगर डेटाबेस में नहीं है, कोई भी एक कैटेगरी नहीं, कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई डेटा हमारे पास नहीं आता है, ज़ीरो ज़ीरो रिकॉर्ड, तो हमने दिखा दिया पैराग्राफ के अंदर नो कैटेगरीज फाउंड, नो कैटेगरीज फाउंड। ठीक है, और कुछ लिखना हो जैसे एड योर फर्स्ट कैटेगरी, एड योर फर्स्ट बुक कैटेगरी फ्रॉम दी फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा हमने लिख दिया, एड योर फर्स्ट कैटेगरी फ्रॉम दी फॉर्म। और यहाँ पे कुछ क्लासेस लगा दी। बूटस्ट्रैप की मैंने क्लास दे दी टेक्स्ट म्यूटेड, स्मॉल कर दिया फॉन्ट को, मार्जिन दे दिया बॉटम से, हम मार्जिन हटा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया और स्मॉल कर दिया। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे टेबल बनाना है, तो मैं एक डिव लगा के टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, डिव के अंदर मैंने दे दिया टेबल रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ताकि मेरा जो बूटस्ट्रैप का टेबल आएगा वो रिस्पॉन्सिव रहे। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली टेबल रेस्पॉन्सिव। तो अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमें डेटा मिला है, डेटा मिला है तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो ये पैराग्राफ हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और कॉलन के बाद वाले पार्ट में हमने क्या किया, डिव बनाया, डिव के अंदर हमने टेबल बनाया। तो मैंने यहाँ पे टेबल को ओपन किया, टेबल को क्लोज कर लिया, और टेबल के अंदर मैंने क्लास नेम का यूज़ किया। क्लास नेम के अंदर मैंने लिखा टेबल, ताकि बूटस्ट्रैप वाला डिज़ाइन इसके अंदर आ जाए। टेबल लगा दिया, और टेबल के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, टी हेड का यूज़ करते हैं, टेबल हेडिंग। और जितने भी हमारे हेडिंग होते हैं उसको हम लिखते हैं टी एच के अंदर। टी आर मतलब टेबल रो, टी एच मतलब टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में सबसे पहले तो सीक्वेंस नंबर दिखा देंगे, या फिर आईडी भी दिखा सकते हो, रिकॉर्ड का आईडी या फिर सीक्वेंस नंबर। तो मैं सीक्वेंस नंबर दिखा दूंगा, क्योंकि आईडी तो कई बार सीक्वेंस में नहीं भी रहती है, कई बार आई हम रिकॉर्ड्स को बीच में डिलीट कर देते हैं तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो हम क्या दिखा देंगे, हम दिखा देंगे जो इंडेक्स मिलेगा हमें,
ये एरे है, कैटेगरीज एरे, इसमें एरे ऑफ रिकॉर्ड आएगा, वो आपको पता है ऊपर हमने बनाया हुआ है। तो एरे ऑफ रिकॉर्ड आएगा, तो एरे के अंदर क्या होता है, हमें इंडेक्स मिलता है, तो वो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम हमारा सीरियल नंबर दिखा देंगे। नेम, स्टेटस, और क्या था बुक का, क्रिएशन डेट था, अपडेशन डेट था। अभी मैं केवल अपडेशन डेट दिखा देता हूँ, क्रिएटेड। ओके, इतना हो गया। तो ये हमारा टेबल इस तरीके से आ गया। टी हेड के अंदर जो होता है वो बोल्ड आता है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे टेबल बॉडी। तो टी हेड के बाद मैंने बना लिया टी बॉडी, टेबल बॉडी, टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। अब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो कैटेगरीज नाम के स्टेट वेरिएबल के अंदर आ चुके होंगे। ये स्टेट वेरिएबल हमने ऊपर बनाया हुआ है, और ये सब कोड आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने मेरे पहले वाले प्रोजेक्ट्स को देखा है, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को देखा है और डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट को देखा है। नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको देख लेना। तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, या फिर आपने जेंगो रिएक्ट के बेसिक्स स्टडी किए होंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, तो टी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, हमें ये जो रो है वो डिपेंड करता है कितनी रो जनरेट करवानी है, जितने रिकॉर्ड्स होंगे। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तो हमारे कैटेगरीज के अंदर हैं। तो कैटेगरीज एरे को रेंडर करवाने के लिए, है ना, ये जो लिस्ट है हमारा, लिस्ट ऑफ एरे है, लिस्ट ऑफ कैटेगरी है, तो उसको उसमें से सारा डेटा निकालने के लिए हम मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। और मैप के अंदर हम यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो एक एक करके रिसीव करते जाएंगे एक वेरिएबल के अंदर। तो सपोज़ मैंने इसको रिसीव कर लिया, कैटेगरीज को मैंने शॉर्ट फॉर्म में CAT नाम दे दिया। तो जितनी भी कैटेगरीज होंगी एक एक करके CAT नाम के वेरिएबल में आती जाएंगी। और उसके बाद इंडेक्स नंबर, इंडेक्स में क्या रहेगा, पहला डेटा के लिए पहली बार जब लूप चलेगा, ये हमारा लूपिंग का काम करता है मैप। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो इसमें 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरीके से एरे का इंडेक्स नंबर आते जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन बनाया ताकि हम लिस्ट को रेंडर कर पाएँ। तो ये मैंने यहाँ से कट किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपने रखा ब्रैकेट में और ये एरो फंक्शन लगा के इसको यहाँ पे एंड कर दिया, और ये मैप का जो ब्रैकेट था वो यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे उतनी बार ये हमारा लूप चल जाएगा, है ना। मैप क्या करता है, इटरेशन करता है, जितना डेटा होगा उतनी बार ये लूप चला देगा। तो 3 रिकॉर्ड्स हैं मतलब डेटाबेस में, तभी ये 3 बार आ रहा है। हालांकि मुझे यहाँ पे एक्चुअल डेटा दिखाना है, यहाँ पे तो मुझे दिखाना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मुझे इंडेक्स के थ्रू मिल जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताई है, पहले प्रोजेक्ट्स में, कि आपको जब भी आप लिस्ट रेंडर करवाते हो तो आप की का यूज़ करना। इससे क्या होगा, आपको वार्निंग नहीं आएगी और रिएक्ट जो है ट्रैक कर पाएगा कि मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको वो ट्रैक कर पाएगा, ताकि उसको फिर इजी रहे डिलीशन अपडेशन वगैरह जब हम करते हैं तो इजीली वो उसको री रेंडर करवा पाए। हम्म, तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया कैटेगरी डॉट ID। की में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई की जो है एक प्रॉप है, प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉप के अंदर मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, कैटेगरी का ID प्रोवाइड कर दिया। कोई भी यूनिक वैल्यू हमें देनी पड़ती है, इंडेक्स भी दे सकते हो, ID बेस्ट है। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे
आईडी प्रिंट करवा दो या इंडेक्स को प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा कि इंडेक्स इंडेक्स लिखा, तो यहाँ पे आ गया 01। अच्छा, दो रिकॉर्ड्स हैं, एक तो हमारा जो हेडिंग था वो आ रहा है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, टीएच की जगह टीडी लगाते हैं, टेबल डेटा, ताकि बोल्ड ना आए। हेडिंग बोल्ड रहेगा तो अच्छा लगेगा, बट बाकी जो डेटा है वो नॉर्मल आ जाए। ठीक है, जो एक्चुअल डेटा है जो डेटाबेस से आएगा उसको हमें नॉर्मल टीडी के अंदर रखना है। अब यहाँ पे नाम दिखाना है, और ये मैंने कहा था 0 से नहीं दिखाना मुझे, इसको 1 से दिखाना है। तो जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसमें +1 कर दिया, तो 0 हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 1 + 1 2। और यहाँ पे हम नाम प्रिंट करवा देते हैं कैटेगरी का। हमने यहाँ से क्या रिटर्न करवाया था, देखो नेम रिटर्न करवाया था, है ना। रिस्पॉन्स में हमने क्या दिया था, आईडी दिया था, नेम दिया था, इज अंडरस्कोर एक्टिव दिया था। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी डॉट नेम, कैटेगरी का नाम, तो ये नाम आ गया। और उसके बाद स्टेटस, स्टेटस के लिए देखो हमारे पास है ये इज अंडरस्कोर एक्टिव। अब इज अंडरस्कोर एक्टिव को डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो ट्रू और फॉल्स है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा इज अंडरस्कोर एक्टिव, ठीक है, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ इज अंडरस्कोर एक्टिव, तो मुझे क्या दिखेगा, अच्छा, कैटेगरी डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ब्लैंक आ रहा है, लगता है ये डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ। डेटा क्यों नहीं इंसर्ट हुआ, इज अंडरस्कोर एक्टिव, इसको चेक करना पड़ेगा। या तो इसमें ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ऐसा होना चाहिए था इसमें। इज अंडरस्कोर एक्टिव में मैंने डेटा तो इंसर्ट करवाया है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी थी 1 या तो ट्रू जाएगा या तो फॉल्स जाएगा। शायद ये ट्रू को कुछ प्रिंट नहीं करवाता, ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि इसमें ट्रू है तो ये काम करना है, फॉल्स है तो कुछ दूसरा काम करना है। तो मैंने लिखा इसको थोड़ा यार, शिफ्ट और रेंडर, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली दिखे आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कैटेगरी डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव, मतलब इसमें अगर ट्रू होगा तो मुझे क्या दिखाना है वो मैं यहाँ लिखूँगा, और अगर इसमें फॉल्स होगा तब मुझे क्या दिखाना है वो मैं कॉलन के बाद लिखूँगा। इसको नीचे करता हूँ ताकि प्रॉपरली डिस्प्ले हो। ये सब रेड लाइन क्यों आ गई इतनी सारी, कैटेगरी डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव, तो अगर इसमें ट्रू होगा तो मुझे यहाँ एक स्पान के अंदर एक स्पान टैग बना दूंगा, और यहाँ भी मैंने मान लो एक स्पान टैग बना दिया। हम्म, ठीक है, एरर तो हट गई। स्पान टैग के अंदर हमने दिखा दिया, स्पान टैग के अंदर मैंने क्लास लगा दी, और क्लास के अंदर मैंने बैज का यूज़ कर लिया। बैज जो स्क्वायर आ जाता है, फील्ड स्क्वायर आ जाता है, कलर हमने दे दिया बीजी सक्सेस सबटल, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, पर ऐसा आना चाहिए हमारे पास। तो डेटा शायद इंसर्ट नहीं हुआ एक्टिव इनएक्टिव का, बीजी सक्सेस सबटल, और यहाँ पे हमने दे दिया टेक्स्ट सक्सेस, जो टेक्स्ट आएगा
ठीक है, टेक्स्ट सक्सेस में हमने दिखा दिया एक्टिव, बैज, बीजी सक्सेस, सबटल, टेक्स्ट सक्सेस। अच्छा, स्पेलिंग भी गलत है हमारा। ठीक है, आ रहा है डेटा। ठीक है, डेटा आ रहा है। हमारा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक था, बैज के बाद हमने सक्सेस में डबल सी नहीं लगाया था। ठीक है, बीजी सक्सेस सबटल से क्या हुआ, ये हमारा बैकग्राउंड में कलर आ गया, लाइट ग्रीन आ गया, सबटल लगा दिया तो लाइट ग्रीन हो गया। और टेक्स्ट सक्सेस से हमारा जो टेक्स्ट है एक्टिव, वो ग्रीन कलर में आ गया। ओके, कुछ बॉर्डर वगैरह देना है तो बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर, बॉर्डर को भी कर लेते हैं मान लो सक्सेस, बॉर्डर, बॉर्डर सक्सेस सबटल। ठीक है, तो ये बॉर्डर भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया और बॉर्डर को कलर भी दे दिया। इसको मैं अलग लाइन में लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली डिस्प्ले हो। ठीक है, तो स्पान, स्पान के अंदर ये सारी क्लासेस लगा दी और ये एक्टिव लिख दिया। अब सेम यही हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर इसके अंदर ट्रू नहीं होगा तो मुझे क्या दिखाना है, इनएक्टिव दिखाना है। ठीक है, तो ट्रू जब था तो कुछ डेटा दिख नहीं रहा था, क्योंकि ट्रू को शायद कुछ प्रिंट नहीं करवाता होगा। तो स्पान, स्पान क्लोज, और यहाँ पे हमने स्मॉल, यहाँ पे एक काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको, बीजी सबटल की जगह, नहीं सबटल तो रख लेते हैं, सक्सेस की जगह सेकेंडरी रख देते हैं, सेकेंडरी। और यहाँ पे भी दे दिया सेकेंडरी, यहाँ दे दिया बॉर्डर, बॉर्डर सेकेंडरी, बॉर्डर, बॉर्डर सेकेंडरी सबटल। और यहाँ मैं कर देता हूँ इनएक्टिव। ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो इनएक्टिव। उसके बाद हमें डेट को डिस्प्ले करना है, क्रिएशन डेट। क्रिएशन डेट को डिस्प्ले करने के लिए हमने लिखा CAT डॉट, सीरियलाइजर में चेक कर लो क्या दिया था आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स में, क्रिएटेड एट। तो यहाँ पे लिख दिया CAT डॉट क्रिएटेड एट, तो ये डेट आ गई, बट ये टाइम स्टाम्प आ रहा है पूरा। अभी क्या हो रहा है, डेट और टाइम दोनों दिखा रहा है। हमें थोड़ा सिंपल तरीके से दिख जाए तो इसको हम जावास्क्रिप्ट का जो क्लास होता है, डेट क्लास, उसका यूज़ करके थोड़ा प्रॉपरली डिस्प्ले कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, टू लोकल स्ट्रिंग, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। तो अभी क्या होगा, ओनली डेट आएगा, है ना, ओनली डेट सही है, टाइम हमने नहीं दिखाया। तो हमने उसको कर दिया कि डेट और टाइम से आप केवल टाइम निकाल लो, टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो डेटा हमारा डिस्प्ले भी हो गया और हमारा डेटा इंसर्ट भी हो रहा है। जैसे मैं इनएक्टिव करता हूँ किसी को, यहाँ पे मैंने कर दिया साइंस, कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड, बट ये तुरंत के तुरंत ना हमारा डेटा आ जाना चाहिए। डेटा इंसर्ट तो हो गया, बट तुरंत के तुरंत अगर दिख भी जाए ना तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे किया तो है मैंने फैच कैटेगरीज, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, अच्छा, ये यहाँ जा रहा है, ओके, एल्स पार्ट में जा रहा है ये। इसको ये मिल नहीं रहा लगता है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सक्सेस। इस कंडीशन को थोड़ा सही करना पड़ेगा। स्टेटस, स्टेटस नहीं, डायरेक्ट करते हैं ना ये सक्सेस,
स्टेटस नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस आना चाहिए शायद। ठीक है, अब सही है, अभी ये सही आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। है ना, ये साइंस मैंने 2 बार इंसर्ट कर दिया, मैं डिलीट करके भी आगे दिखाऊंगा आपको। है ना, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, स्टेटस लिख दिया था, स्टेटस नहीं था, रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखेंगे। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जैसे यहाँ डेटा लिखा है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस सक्सेस, अदरवाइज ये कंडीशन गलत हो रही थी और ये मैसेज आ रहा था हमारे पास, और ये फैच कैटेगरीज हमारा चल ही नहीं रहा था। तो अब आपने देखा कि तुरंत के तुरंत डेटा फैच भी हो गया वहीं पे, क्योंकि ये फंक्शन भी चल गया, उसने ये वाला मैसेज दिया। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, मैसेज तो आ रहा था, वही मैं सोच रहा था रेड कलर में क्यों आ रहा है। तो अब टोस्ट डॉट सक्सेस से वो ग्रीन कलर में आ रहा है, और हमारा ये सारा कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने इसको रीसेट करवा दिया, दोनों स्टेट वेरिएबल को, और फैच कैटेगरीज को कॉल करके डेटा वहीं के वहीं तुरंत में डिस्प्ले भी करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।